हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं, आजकल टॉपिक चल रहा है करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट, यूथनेशिया। एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एथिक्स के बारे में एक चीज बताना देना चाहता हूं। एथिक्स का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हम सोसाइटी में कंडक्ट करते हैं, हमारा जो कंडक्ट सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, ये हमें एथिक्स बताती है, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है, यूथनेशिया एक एथिक्स का टॉपिक है। कैसे एथिक्स रिलेटेड है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यूथनेशिया सही है या गलत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंडिया में यूथनेशिया का स्टेटस क्या है, अलाउड है, लीगली परमिटेड है या नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यूथनेशिया के टाइप्स भी बताए जाएंगे और बाकी रिलेटेड मेंस, ऑब्वियसली बात है एथिक्स का टॉपिक है तो मेंस में ही आने वाला है, तो मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, लेकिन सबसे पहले हम यूथनेशिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये बोल रहा है, इट इज एन एक्ट ऑफ और प्रैक्टिस ऑफ पेनलेसली एंडिंग द लाइफ ऑफ ए पर्सन और एनिमल सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल पेनफुल डिसीज। यार आप खुद देखो, डेफिनेशन बोल रही है कि किसी भी की मतलब पर्सन या एनिमल, अभी हम पर्सन की बात करते हैं, किसी इंसान के लाइफ को एंड कर देना इज यूथनेशिया। क्या ये एथिकल हो सकता है किसी भी कंडीशन में? इसका जवाब डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, इनक्यूरेबल एंड पेनफुल डिसीज, ठीक है। अभी सब कुछ आने वाला है, राइट टू लाइफ भी आने वाला है, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जाके कैसे यूथनेशिया को परमिट किया गया वो भी आने वाला है, सब कुछ आएगा। लेकिन जरा आपको देखो, पहले रिसेंट इवेंट देख लो कि यूथनेशिया अभी रिसेंटली करंट में या न्यूज में क्यों आया। रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे इंडिया का, उसने अभी पैसिव यूथनेशिया ऑथोराइज किया है। किसको? 32 साल के हरीश राणा को। ये फैक्ट्स जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको मीन्स में आपके आंसर सब्सटेंशिएट करने के काम आएंगे, ठीक है। हु हैज बीन इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट फॉर लास्ट 13 ईयर्स फॉलोइंग एन एक्सीडेंट इन 2013 में इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। आपको पता है एथिक्स के पेपर में इस तरह की जो टर्म्स होती हैं, अभी आने वाली हैं टर्म्स, और मैं आपको बताने भी वाला हूं उन टर्म्स के बारे में। इस तरह की जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है? इसका मतलब होता है कि कोई इंसान अवेक तो है, जागा हुआ है, सो नहीं रहा है, बट ही इज अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग एनवायरमेंट। मोटा मोटा बोलूं अगर हिंदी शब्दों में, कि जागा हुआ है लेकिन उसे पता नहीं उसके आसपास क्या कर रहा है, वो एक ऐसी कॉन्शियसनेस में है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो इसको बोलते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। ये स्टेज में अगर कोई इंसान चला गया, उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, खास तौर से अगर वो 1 साल से ज्यादा तक स्टेट में रह जाए। ध्यान रखना, ये जो मैं भी वर्ड्स बोल रहा हूं ये ध्यान रखने वाली बात है। अब उसके क्योर होने के चांसेस नियरली इम्पॉसिबल हैं। 1 साल के अंदर मिरेकल हो जाए, उसको होश आ जाए, तो शायद कुछ 0.1% 2% चांसेस होते हैं। लेकिन अगर 12 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है या और ज्यादा समय हो गया, या जितना ज्यादा समय बीतता जाता है उसको इस स्टेट में, उसके जिंदा वापस आने के चांसेस और ज्यादा कम होते चले जाते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन अगेन फिर क्वेश्चन राइज होता है, स्टिल क्या उसको मार दिया जाए? अभी तक ये एथिकल कंसर्न है, बात करते हैं इसके बारे में आगे चल के। ये दो चीज आपकी क्लियर हो गई है, यूथनेशिया की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई है, रिसेंट इवेंट क्या हुआ है जो यूथनेशिया भी लाइमलाइट में आया वो आपको क्लियर हो गया है, एक टर्म आई है वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब यूथनेशिया पे जाने से पहले, आगे बात करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं यूथनेशिया कितने टाइप का होता है। यूथनेशिया 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला एक्टिव यूथनेशिया, दूसरा पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, एक्टिव यूथनेशिया में क्या है कि कोई इंसान है उसको क्या होता है, डायरेक्टली उसकी डेथ जो होती है वो कॉज की जाती है। मतलब जहर वाला इंजेक्शन लगा दिया, लीथल इंजेक्शन,
क्या लिखा है डेफिनेशन में? एक्टिव यूथनेशिया इन्वॉल्व्स डायरेक्टली कॉजिंग द डेथ ऑफ ए पेशेंट। किसी पेशेंट की जो डेथ है वो कॉज हम उसको मारते हैं थ्रू डेलिब्रेट मेडिकल इंटरवेंशन। डेलिब्रेट मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू, ऐसा नहीं है कि जाएंगे और छाती में खंजर धोप के देंगे, नहीं, मेडिकल इंटरवेंशन होती है। जनरली इसमें लीथल इंजेक्शन ही होता है। क्यों? उसको जो पेन, अनबियरेबल पेन है, उससे फ्री करने के लिए। अभी आऊंगा उस पर भी, टेंशन मत लो। ये इंडिया में इलीगल है। मे अमाउंट टू, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, मे अमाउंट टू कल्पेबल होमोसाइड। ये साइड लिखना पीपीटी में कवर नहीं हो पाया, ये कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, ये मर्डर में काउंट होता है इंडिया में। इंडिया की बात कर रहे हैं हम इंडिया में स्टेटस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, ये सुसाइड के लिए उकसाना जो होता है, जिसको हम बोलते हैं एबेटेबल सुसाइड, कि सुसाइड के लिए उकसाना या सुसाइड में उसको सहयोग देना, उसमें काउंट होगा। ध्यान रखना है ये, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है। दो चीजें याद रहेंगी यहां पे आपको, क्या क्या? पहली बात तो एक्टिव यूथनेशिया में हम मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू पर्सन को डायरेक्टली जो उसकी डेथ कॉज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में इलीगल है। इंडिया में किस में आता है ये? कल्पेबल होमोसाइड, सीधा सीधा होमोसाइड का आरोप लगेगा, मर्डर का चार्ज लगेगा आप पे, या उसको सुसाइड में हेल्प करने का चार्ज लगेगा, जो कि दोनों ही इलीगल है इंडिया में, ठीक है। क्लियर हो गया। पैसिव यूथनेशिया में क्या है? पैसिव यूथनेशिया में हम उसको मार नहीं रहे हैं या कोई मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू उसको मार नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसके लाइफ सपोर्ट को हटा दे रहे हैं। कोई इंसान वेजिटेटिव स्टेज में है, उसको जिंदा रहने के लिए कुछ सपोर्ट्स की जरूरत है, मेडिकल सपोर्ट डेफिनेटली, वो सपोर्ट हम हटा देंगे तो वो थोड़े टाइम में 2-4 मिनट में ही अपने आप मर जाएगा। इसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। इट इन्वॉल्व्स विथड्रॉइंग और विदहोल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट सच एज वेंटिलेटर हटा दिया, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन हटा दिया और अदर मेडिकल सपोर्ट, ये सब सपोर्ट उसके हटा दिए तो अपने आप मर जाएगा। इसको पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं। इंडिया में ये लीगली परमिटेड है। पहले देखते हैं, इन सच केसेस डेथ ओकर्स नेचुरली ड्यू टू अंडरलाइंग इलनेस रेदर देन ए डायरेक्ट मेडिकल एक्शन। ऊपर वाले में क्या है? डायरेक्ट मेडिकल एक्शन हो रहा है, हम मेडिकली इंटरवेंट कर रहे हैं उसको मारने के लिए। इसमें क्या है? डेथ नेचुरली हो रही है। किसकी वजह से? उस बीमारी की वजह से, जो उसको ठीक करने के लिए जो हम लाइफ सपोर्ट लगा रखे थे वो हमने हटा लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? ये इंडिया में परमिटेड है, लीगली परमिटेड अंडर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स बाय सुप्रीम कोर्ट, और इसके लिए परमिशन लानी पड़ती है पहले। ऐसा नहीं है कि कोई वेजिटेटिव स्टेज में गया तो आपने अपनी मर्जी से कर दिया, नहीं, पहले उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स देंगे लिख करके कि ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेज में जा चुका है, इतने टाइम से जा चुका है, अब इसकी रिकवरी इंपॉसिबल है। ध्यान रखना दो बातें, रिकवरी इंपॉसिबल और अनबियरेबल पेन, दो चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। फिर दूसरे डॉक्टर्स बाहर से टीम आएगी, वो बताएगी, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसको स्टडी करेगा, फिर देखेगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है आपकी प्ली को। क्लियर हुआ? चलिए, अब कोर्ट के पास जाके मामला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एथिकल डायमेंड, ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? The constitutional foundation of passive euthanasia in India lies in Article 21 of Constitution of India, which guarantees life to life and personal liberty. इसको भी बस इतना ही ध्यान रखो कि यूथनेशिया जो है इंडिया में जो आएगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है वो आर्टिकल 21 में है। क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर आता है। अब आप कहोगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो तो लाइफ देने वाला या प्रोटेक्शन कर रहा है लाइफ की, तो लाइफ ले कैसे सकते हैं? यहां पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भी नहीं है कि चलो ठीक है कैपिटल पनिशमेंट वाला केस लगा दे, वो भी नहीं है। तो कैसे? इसका जवाब अभी आगे आने वाला, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बताने वाला हूं, अभी बता दूंगा तो चीजें जो है वो यहां आएगा। देखो, दो की जजमेंट्स हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इससे रिलेटेड है यूथनेशिया से, लेकिन हमारे काम के जो है या इस आर्टिकल से रिलेटेड जो है वो दो जजमेंट्स मैंने जहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं। सबसे पहला तो है अरुणा शॉनबाग केस, ये 2011 का है। इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले इंडिया को रिकॉग्निशन मिली थी यूथनेशिया के लिए, रिकॉग्नाइज पैसिव यूथनेशिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, मेंस में आंसर राइटिंग सब्सटेंशिएट करने में काम आएगा। कॉमन कॉज केस है, 2018 का केस है। इसमें क्या हुआ था? अब आ गया मामला, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अभी हमने क्या पढ़ा?
आर्टिकल 21 में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है, तो पैसिव यूथनेशिया किसके अंडर आएगा? आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि आर्टिकल 21 तो लाइफ देता है, लेता नहीं है, सही बात है। लेकिन लाइफ अगर देखा जाए तो लाइफ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। आप पैदा हुए, आपका बर्थ हुआ, उसके बाद आपकी डेथ हो गई, जो भी आपकी एज रही हो 50 60 70 साल, दोनों नेचुरल प्रोसेस हैं और दोनों ही बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। नेचुरल तो चलो डेथ तो किसी भी रीजन से हो सकती है, दोनों ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन लाइफ इज नॉट ओनली लिविंग, सिर्फ जीना ही लाइफ के अंदर नहीं आता। क्या आता है? लिविंग विद डिग्निटी। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया है, बहुत सारी चीजें, एनवायरमेंट भी हमारा हक है, वो भी राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है। डिग्निटी, बिना डिग्निटी के, क्योंकि लाइफ जो है वो जीने और बढ़ने के बीच का सिर्फ एक लिविंग फेज नहीं है, डिग्निटी के साथ रहना है। और डिग्निटी यूथनेशिया जो है, अगर आप यूथनेशिया में हैं, आप खुद सोचिए उस पर्सन की क्या हालत होगी, जो कि खुद सोचिए कि एक इंसान है वो वेजिटेटिव स्टेज में है, उसकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो दूसरे ही उनको हैंडल कर रहे हैं, वो हिल नहीं सकता है, पेन उसको बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक तरीके से वो अपनी डिग्निटी से जी नहीं पा रहा है। तो राइट टू लाइफ जो है वो डिग्निटी के साथ जीने का आपको अधिकार देता है, डिग्निटी यहां पे नहीं है। तो इसीलिए क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो इंसान जी नहीं पा रहा है डिग्निटी से, तो इसलिए उसको इस पेन से रिलीव कराने के लिए, और क्योंकि उसके रिकवरी के चांसेस नियरली इंपॉसिबल, नियरली नहीं इंपॉसिबल ही है, उसको यूथनेशिया वो परमिट कर देता है। बस इतनी सी बात है, ये आपको याद रखना है। तो कॉमन कॉज केस 2018 में राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है वो एक राइट टू लाइफ का पार्ट है, इंट्रिंसिक पार्ट है, ये बताया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब राइट टू लाइफ जो है बिना डिग्निटी के पॉसिबल नहीं है, या राइट टू लाइफ में डिग्निटी भी आती है, समझ गए। और जब कोई इंसान इस कंडीशन में अगर पहुंच जाए कि वो डिग्निटी से अपना लाइफ को नहीं जी पा रहा है, तो फिर उसके लिए हम पैसिव यूथनेशिया की डिमांड कर सकते हैं। अभी और चीजें आगे आने वाली हैं। एंश्योरिंग पेशेंट्स डिग्निटी, इससे पहले एक चीज और है, ये वाला देख लेते हैं। एथिकल डायमेंशन देख लेते हैं, क्या क्या है। एथिकल डायमेंशन क्या है? बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग लाइफ एंड एलिवेटिंग सफरिंग। देखो, कुछ भी कह लो, डिग्निटी कह लो, राइट टू लाइफ कह लो, कुछ भी कह लो, किसी को कितना भी पेन हो रहा हो, लेकिन जान लेना कभी भी एथिकल नहीं हो सकता। हां, किस कंडीशन में ली जा रही है उससे हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उस टाइम पे जो बेस्ट सुटेबल था, दो गलत रास्तों में से एक कम गलत रास्ता जो था वो हम चुन सकते हैं। ठीक है, वो ही ये कहना चाह रहा है कि लाइफ भी प्रिजर्व करनी है हमें और उस इंसान की सफरिंग को भी खत्म करना है, यहां पे बैलेंस करके चलना है। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सफरिंग है। सबसे पहली बात तो ये प्रूव हो जाना चाहिए कि ये इस बंदे की रिकवरी जो है, इस इंसान की रिकवरी जो है वो इम्पॉसिबल है, अब रिकवर करने के चांसेस नहीं है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर 1% भी चांसेस है रिकवरी के, तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी प्ली। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन वन हैंड इट रिस्पेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी क्या है? अलाउिंग द इंडिविजुअल्स और देयर फैमिलीज टू मेक डिसीजन about end of life care when recovery is impossible। मैंने आपको बार बार बताया, रिकवरी इंपॉसिबल होना चाहिए, और उसको पेन से रिलीव कराने के लिए कोई इंडिविजुअल या उसका फैमिली मेंबर ये डिसाइड कर सकता है कि हां यूथनेशिया जो है वो दे दिया जाए। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? यहां पे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। ये आएगा, ये टर्म आ सकती है एग्जाम में। अगला देखिए, ऑन द अदर हैंड इट चैलेंजेस द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, अ कोर वैल्यू इन मेडिकल एथिक्स एंड सोसाइटी। सोसाइटी में लाइफ जो है वो सबसे कोर वैल्यू है, और हमें किसी भी कीमत पे लाइफ, ठीक है, लाइफ को हमें प्रिजर्व करना है। ये बात ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन कोई अगर आके आपको कहने लगे कि नहीं, एक इंसान को मार दो, तो कैसे आप उस चीज को जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई नहीं करेंगे। उस चीज को आप कैसे सोच सकते हैं? तो सोचने का तरीका यह है कि वो इंसान जो है वो अपने लाइफ डिग्निटी से नहीं जी पा रहा है, उसके रिकवरी के चांसेस नियरली इंपॉसिबल हैं, और
क्या है, उसको अनबियरेबल पेन से उसको फ्रीडम चाहिए। ये वो 2-3 बातें हमें ध्यान रखना है। तो इन चीजों में हम फिर पैसिव यूथनेशिया की परमिशन मिल सकती है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। ये 3 टर्म बता रहा हूं मैं आपको, कंपैशन, बेनिफिशियंस एंड नॉन मेलिफिशियंस। मतलब कंपैशन का मतलब है कि कोई इंसान ऐसा तो नहीं है कि एंथुजियास्ट होकर के, अपनी लाइफ से परेशान होकर के वो क्या कर मरना चाह रहा है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि इमोशनल रोलर कोस्टर है, परेशान हो गया है, मैं बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि परेशान हूं, मुझे पेन रहता है बहुत ज्यादा। मानो मैं ही हूं, ठीक है, मैंने किसी को सफर करते हुए देखा, कोई इंसान है बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, मेरी फैमिली का मेंबर है। खुद सोचो, अगर मेरी फैमिली का कोई मेंबर है, उसको ऐसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन से वो गुजर रहा है, वेजिटेटिव स्टेज में है, तो इमोशनल हो जाते हैं इंसान कि नहीं, हम इसको जो ऐसे इस स्टेज में नहीं देख पा रहे हैं, इससे अच्छा तो ये मर ही जाए, तो हो सकता है इसको दर्द से छुटकारा मिल जाए। लेकिन वो डिसीजन जो है मेरा, वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, वो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि शायद कहीं उसके रिकवरी के 1-2% चांसेस हैं। तो ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि इमोशंस के तहत जो है वो डिमांड किया जा रहा है यूथनेशिया। अगर उस बंदे के, इंसान के जरा से भी रिकवरी के चांसेस हैं, तो फिर उस बात पे गौर किया जाएगा, उन बाकी सब चीजों को भी देखा जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा, बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब होता है जो लोग हैं, मान लीजिए एक इंसान है, उसके साथ जुड़े हुए 4 लोग और भी हैं, वो 4 लोगों का क्या है, वो 4 लोग भी तो परेशान हो रहे हैं ना, उनकी लाइफ भी तो उससे जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। आप कुछ सोचिए, एक घर में एक घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके साथ भी तो गलत हो रहा है। तो बेसिकली यह देखा जाता है कि सबकी भलाई किसमें है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाले तो खैर अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा ये बोलते हैं ना कि कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट है कि एक की मौत से बाकी 4 का भी तो भला हो रहा है, और अगर देखा जाए तो उस इंसान का भी तो भला हो रहा है, उसके रिकवरी के चांसेस नहीं है, डिग्निटी से वो नहीं जी पा रहा, और अनबियरेबल पेन है उसको, उसका भी भला होगा, और उससे 4 लोग जुड़े हुए हैं, वो कितने पेन में हैं, वो उसको ऐसे नहीं देख पा रहे, उनका भी भला होगा। तो सबका हमें वेलफेयर देखना है, ये प्रिंसिपल। दूसरा, नॉन मैलेफिशियंस। मतलब सपोज कीजिए एक बंदा है एक्स, उसके फादर जो है वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेज में चले गए, ठीक है, वो गया यूथनेशिया के लिए डिमांड करने के लिए, लेकिन बाद में पता चलता है जब इन्वेस्टिगेशन हुई कि एक्स के फादर जो हैं, जिनके लिए यूथनेशिया डिमांड किया गया है, वो एक्चुअली अपनी विल बना चुके हैं, विल में सब कुछ वो एक्स को दे चुके हैं, लेकिन वो एक्स को मिलेगा उनके मरने के बाद। तो ये किसी इविल डूइंग, ये एक इविल है, इविल डूइंग के तहत ये अपने फादर के लिए यूथनेशिया डिमांड कर रहा है। ऐसा हो सकता है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो इन 3 प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है, इनके आपको डेफिनेशन लिख लेनी है। मैं इसमें नहीं दिया, अगली पीपीटी में आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करा दूंगा, प्रॉपर डेफिनेशन, और उनको आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और एग्जाम में ये 3-4 टर्म जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, ये जरूर आने वाली हैं। अब नहीं आएंगे, अगले एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगी, क्योंकि यूपीएससी में इसी तरीके से टर्म्स बीच बीच में ढूंढ के निकालता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, अभी करंट में था, इसके ऊपर मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड वो मैंने आपको समझा दी है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी कुछ समझ नहीं आया तो बताइए, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। रोकना जरा।